हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल का जहां अध्याय हमने छोड़ा था वो कविता थी कुंवर नारायण की। बात करें उस कविता के बारे में दो शब्द। तो हमने कविता के बहाने एक कविता पढ़ी थी जिसमें कविता के बारे में ये बताया कि कविता का अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। उसकी तुलना हमने चिड़िया की उड़ान से की, उसकी तुलना हमने फूलों के खिलने से की और अंत में फिर बच्चे के खेल से उसकी तुलना की, तो उसका भाव समझ में आया। अब हम आज एक इसी लेखक की, इसी कवि की नई कविता शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैं इस कविता के बारे में आपको मौखिक जानकारी दे दूं। बात सीधी थी पर कविता में आया क्या है। देखो, ये कविता एक बहुत सुंदर कविता इसलिए कही जा सकती है कि इस कविता में एक विद्वता से भरे हुए व्यक्ति को थोड़ा सा धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है। हम कहते हैं विद्वता से हम भरे हुए हैं, लेकिन उस विद्वता का प्रदर्शन वहीं करना चाहिए जहां उसकी महत्ता को समझा जा सके, अन्यथा उस विद्वता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पांडित्यपूर्ण भाषा, क्लिष्ट भाषा शैली से लिखी गई कोई चीज़ एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। तो कवि यही बताना चाहता है कि अपनी बात को सहजता से यदि रखें और एक आम आदमी उसको समझने में समर्थ हो तो उस बात का आनंद आता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आपका चैप्टर। इसमें मैंने आपको यही बताया, इस कविता में भाव यही है कि हमें अपने मन की बातों को बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की बजाय सहजता से प्रस्तुत करने की बात करनी चाहिए। क्योंकि आप ये मान के चलो, अधिकांश लोग जो आपकी कविताओं को पढ़ते हैं वो इतने विद्वान नहीं होते जितने आप मान के चलते हैं। अच्छे विद्वान भी होते हैं, लेकिन यदि बात को सहजता से कही जाए, किसी बात को घुमा फिरा के कहने की बजाय, जैसे कई बार हम वक्रोक्ति और अन्योक्ति के माध्यम से कोई बात कहते हैं, यद्यपि अलंकारिक चीज़ है, अच्छी है, लेकिन वो विद्वता के लिए है। भगवान कृष्ण बाहर से आते हैं, राधा जी अंदर स्नान कर रही होती है, अपनी कुंडी खड़खड़ाते हैं, तो अंदर से राधा जी आवाज़ देती हैं कौन तुम। बाहर से श्री कृष्ण कहते हैं हरि मैं राधे। तो राधा क्या उत्तर देती है, क्या वानर को काम यहाँ, बंदर का यहाँ क्या काम है, कहीं बाहर जाओ, बंदर हो तो जंगल में जाओ। अब हरि का अर्थ भगवान भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, लेकिन जानबूझ करके वक्रोक्ति या अन्योक्ति के माध्यम से राधा जी ने उसका अर्थ अनर्थ कर दिया। कृष्ण ने फिर बात को संभाला, बोले मैं घनश्याम राधा मैं घनश्याम हूँ। तो राधा ने उसका भी प्रतिकार कर दिया और क्या कहने लगी, तो वर्षों किस जाए, अगर तुम घनश्याम हो तो यहाँ क्या करने आए हो, कहीं जा करके वर्षो बरसात करो कहीं। यानी उस घनश्याम का अर्थ उन्होंने काले बादल ले लिए, जबकि घनश्याम स्वयं कृष्ण थे। तो कहने का मतलब वो एक अलंकारिक परिवेश हो गया। सहज जीवन में अलंकारिक भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। सहज जीवन में, आत्मीय जीवन में यदि आप सहजता से कोई बात समझाना चाहते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो आइए मैं कविता शुरू करता हूँ। जैसे जैसे पंक्तियाँ आगे बढ़ेंगी आपको सहजता से सारी बात समझ में आ जाएगी। कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कोई बात बिल्कुल सीधी सीधी थी, मुझे कुछ कहना है, लक्षणा सब शक्ति आपने पढ़ी है और आगे चलेंगे तो और फिर बताएंगे आपको। लक्षणा सब शक्ति में क्या होता है, मूल अर्थ में बाधा पड़ती है, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट होता है, वहाँ लक्षणा सब शक्ति होती है। राजस्थान जाग उठा, अब लक्षणा सब शक्ति का उदाहरण है। राजस्थान जाग उठा के मतलब राजस्थान कोई सजीव व्यक्ति तो है नहीं, फिर कैसे जाग उठा। लेकिन इसमें मूल अर्थ में बाधा पड़ करके अन्य अर्थ लगाया जाता है कि राजस्थान के लोगों में चेतना आ गई, तलवारें चल गई। अब तलवारों के कोई पैर तो लगे नहीं कि वो चल पड़ी। कहने का मतलब है कि युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ खैर ये तो लाक्षणिक भाषा थी और प्रभावशाली अपनी बात को कहने के ढंग से इस बात को कहा गया। लेकिन विद्यार्थियों, कवि ये कहना चाहता है कि यदि आप अपने मूल आशय को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं तो फिर भाषा को गहनता से कहने की आवश्यकता नहीं। कवि कह रहा है कि ऐसा प्रयास किया होगा कई लोगों ने, मैंने भी किया होगा। तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कोई बात कहना चाहता था, सीधी सीधी बात थी, लेकिन भाषा को इतना गूढ़ बना दिया, भाषा में इतने क्लिष्ट शब्द डाल दिए, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करने के चक्कर में
कि वो टेढ़ी फंस गई, यानी अब उसका मूल आज से समाप्त हो गया। मैं उसका अर्थ जो बताना चाहता था वो भटक गई। अब क्या हुआ आगे देखो कि उसे पाने, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसको पाने के चक्कर में उसको खूब तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया ताकि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए। फिर क्या होता है साहब कि जब कोई कविता हम पढ़ रहे होते हैं, सहजता से अर्थ लगाते हैं, अब अर्थ नहीं लगता, जो बात हम सीखना चाहते हैं उसमें क्या लिखा है वो जानना चाहते हैं, नहीं पता चला, तो हम उसकी जगह कोई दूसरा शब्द जोड़ते हैं कि यार ये शब्द का कोई विलोम लगा के, इसका समानार्थी शब्द लगा के, या येन के प्रकार इसका मूल आशय हम निकाल लें। तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, घुमाया फिराया तोड़ा मरोड़ा, भाषा में से वो शब्द हटाए, उनकी जगह दूसरा शब्द डाल करके करने का प्रयास किया, अर्थ निकालने का प्रयास किया, प्रतीकार्थक शब्द लिए, विलोमार्थ लिए, अनेकार्थक में से कोई शब्द डाल करके लिए, समानार्थी शब्द डाले। जितना प्रयास था, वाक्यों को बदल के देखा, अर्थ को अन्योक्ति के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया, सारे प्रयास विफल हो गए। बात को घुमाया फिराया तोड़ा मरोड़ा, जितना प्रयास करना था कि इसमें लिखा क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन सब के सब प्रयास निरर्थक हो गए, व्यर्थ हो गए। तो फिर क्या हुआ, मैं ये सोच करके कि या तो बात बने या भाषा से बाहर आए, तो लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और ज़्यादा पेचीदी होती चली गई। ये पेचीदा होना, मुश्किल से भरी होना, कठिन होना। कई बार ऐसा नहीं होता है, आपको उदाहरण देके बताऊं कि बच्चे डोर और पतंग रख करके उसको उड़ाने लगते हैं, पतंग को, उस डोर को समेटने लगते हैं, वो उलझ जाती है। आप उसको सुलझाने के चक्कर में उस डोर को और ज़्यादा उलझाते चले जाते हैं, फिर जगह जगह उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसको सुलझाने के चक्कर में उलझाते हैं। वैसे ही यदि मूल अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता तो बात कठिन नहीं थी, लेकिन उसके मूल आशय को ढूंढने के चक्कर में बात इतनी ज़्यादा पेचीदी हो गई कि अब उसको मूल अर्थ से भटक गई। तो क्या कहा कि भाषा के साथ साथ बात और ज़्यादा पेचीदा होती चली गई, और ज़्यादा कठिन होती चली गई। क्योंकि भाषा में हमने क्या था, एक शब्द डाला था, अगले कवि ने कुछ लिखा था, हमने मूल रूप से अर्थ नहीं निकला तो हमने उसकी जगह उसका प्रतीकार्थ रखा, उसका समानार्थी शब्द रखा, बहुत से प्रयास किए, उसको सुधारने के चक्कर में हमने बिगाड़ लिया। अब मूल अर्थ से बात और ज़्यादा भटक गई। फिर सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसको बेतरतीब या उसको बेतरह कसता चला जा रहा था। होना तो ये चाहिए था कि मुझे उसका सटीक अर्थ प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मैं तो काम उल्टा ही करने लग गया। उसको पेंच को खोलना यानी बात में से अर्थ निकालने का प्रयास करना, उसको करने के चक्कर में पेंच को कसता चला गया। अब आप एक बात समझो, कहीं स्क्रू लगा है किसी मशीन में किसी स्थान पे, उसको हम कसते जाएं उसकी चूड़ी आती है और अंत में जाकर के वो चूड़ी मर जाती है। तब फिर क्या होता है, फिर वो स्क्रू बेकार में घूमने लगता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है, उसकी जो पकड़ है वो समाप्त हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ। मैं बात को समझे बिना कि मैं उसका कहाँ से अर्थ निकाल सकता हूँ, उसके बिना उसको बेहतर कसता चला गया, यानी उसमें नए नए नियम जोड़ता गया, नई नई बातें उसमें डालता गया कि मैं मूल अर्थ को प्राप्त कर लूँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस पांडित्यपूर्ण लेखक के द्वारा लिखी गई भाषा का मूल आशय समझने के चक्कर में मैं मूल सब्जेक्ट से ही विषयांतर हो गया, उस विषय से ही विषयांतर हो गया, बेहतर कसता चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ वो जरा सुनना कि आखिर, और तमाशबीनों की वाहवाही, ये खास बात देखना आप कि जो तमाशबीन लोग होते हैं, तमाशा देखने वाले, वो वाह वाह करके आपको शाबाशी देता है, अरे वाह यार क्या बात है, तुम तो इस तरह से लगे हो, तुम्हें तो अर्थ मिल ही जाएगा, तुम तो वास्तव में निचोड़ निकाल लोगे इस बात का। वाह वाही में लोग लगे और मैं उस वाह वाही पर फक्र कर रहा हूँ कि वाह साहब। तब मैंने क्या किया, मैं उस वाह वाही से, होता है ना कई बार ऐसा कि हमें धन्यवाद शाबाशी मिले तो हमारा मन और ज़्यादा प्रफुल्लित और प्रोत्साहित होता है, हम और ज़्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन सकारात्मक क्षेत्र में किए गए प्रयास तो फिर भी जायज़ होते हैं, लेकिन आदमी सोचे समझे बिना प्रयास करता रहे तो उसका परिणाम भी निरर्थक और बेकार होता है। लोगों की वाहवाही और शाबाशी ने मेरा उत्साह इतना बढ़ा दिया कि मैं और ज़्यादा बात के गंभीरता के अंदर जाने लगा, उसका अर्थ टटोलने में और ज़्यादा डूब गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ आप देखो आप, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ये चूड़ी मर जाना, मूल आशय समाप्त हो जाना।
मैं जिस उद्देश्य को लेकर के कविता को बैठा था या इस बात को लेकर बैठा था, आखिरकार जोर ज़बरदस्ती करने से वो मूल आशय से पूरी तरह भटक गया। अब मेरे सारे प्रयास निरर्थक और व्यर्थ हो गए। मैं जो कर रहा था, बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर जाने से मतलब जैसे मैंने बताया कि स्क्रू को कसते चले जाओ, अंत में जाकर के जब ज़्यादा आपने जोर लगाया तो वो चूड़ी अंदर से टूट गई। अब उसको कितना ही कसो, उसकी ताकत समाप्त हो गई। तो ज़बरदस्ती उस बात को प्राप्त करने के चक्कर में भाषा को इधर से उधर डालना, तोड़ना मरोड़ना, शब्दों को विषयांतर करना, इससे क्या हुआ, बात मूल आशय खो बैठी। अर्थात जिस चीज़ को वक्ता कहना चाहता था, श्रोता उसको ग्रहण करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया, वो बात उससे वंचित हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया। फिर क्या करे भाई, अब उपाय उसके पास क्या शेष उपाय बचा है? तो कुछ नहीं बचा। तो हार कर जैसे वो स्क्रू था उसको कसते चले गए, उसकी चूड़ी मर गई। हार के उसको वहीं कील जैसे अंत में हथौड़ा मार करके उसको वहीं ठोक दिया। कहने का मतलब है कि बात को वहीं समाप्त कर दिया। अब देखो, बात को वहीं ठोक दिया, यानी जो बन पड़ा वो अर्थ मैंने बता दिया, निकाल लिया अपने मन से। लेकिन क्या फ़ायदा कि आपको पता होगा कि जब स्क्रू से कसी गई चीज़ होती है, चूड़ी नहीं मरती उसकी, तब तक आप किसी से चीज़ से खींचने का प्रयास करो, बाहर नहीं आएगी। उसको तो स्क्रू ड्राइव से उल्टा खोलोगे तो वो खुल जाएगी, बाईं तरफ घुमाओगे तो। लेकिन आप अन्य किसी औजार से उसको खींचने का प्रयास करोगे तो नहीं निकलेगा वो स्क्रू। तो वही बात मेरे साथ हो गई कि अब मैंने, और फिर क्या करते हैं अपन, जब वो चूड़ी मर जाती है तो उसको कील की तरह ठोक देते हैं कि चलो जितना मजबूत है। लेकिन हम क्या जाने कि अंदर न तो उसमें कसाव है, ना उसमें वो ताकत है उसको ग्रहण करने की। तो हम क्या करते हैं, उसको वहीं ठोक दिया। तो बात को जैसा बन पड़ा वैसा अर्थ निकाल लिया। लेकिन क्या फ़ायदा, जो कवि कुछ कहना चाहता था उससे उसको प्राप्त करने में अक्सर से असफल हो गए। हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव न ताकत। बात ऊपर से तो हमने मन को तसल्ली देने के लिए अर्थ ठीक ठाक लगा लिया कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब हमने जाना कि अंदर ना तो उसमें कसाव है ना उसमें ताकत है, वो कील जैसे हमने हथौड़े से ठोकी थी, उसको थोड़ा सा भी अगर हम किसी अन्य औजार से भी हिलाएं तो बाहर निकल सकती है। वैसे ही बात के साथ हुआ कि बात का जो मूल आत्मा थी वो मर गई। अब हम चाहे अपनी मर्जी से कोई भी अर्थ लगाएं, उस अर्थ का कोई आशय था नहीं। कवि या वक्ता जो बात कहना चाहता था, प्रासंगिक बात जो थी, उस प्रासंगिक बात से हम विषयांतर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उस क्लिष्टत्व, काव्य में दोष होते हैं, आपको पता हो, मैंने बताया भी था कई बार कक्षाओं में, अक्रमत्व, दुष्कर्मत्व, क्लिष्टत्व, च्युत संस्कृति। तो इस प्रकार ये काव्य दोष हैं। अश्लीलत्व, तो क्लिष्टत्व भी एक दोष होता है काव्य का, जिसमें बात को कठिनता से कही जाए, शब्दों का अर्थ निकाल। जैसे मैं एक आपको दुआ बताता हूँ इसके माध्यम से, अब आपको इसमें अर्थ समझना है और देखनी, इसमें क्लिष्टत्व दोष है। क्लिष्टता होने से एक आम पाठक से कुछ जानने से, वो आम पाठक उसको जानने से कैसे वंचित रह जाता है। जैसे एक दुआ है, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मीत को भजिए बारंबार। अब इसका अर्थ कितना दुरू और क्लिष्ट है। इसमें श्री कृष्ण का भजन करने की बात कही है, लेकिन बात देखना आप, अजा सहेली, अजा कहते हैं बकरी को, उसकी सहेली कौन हुई? भेड़। तासु रिपु, उस भेड़ का शत्रु कौन है? कांटा। कांटा भेड़ के बालों में चिपक जाता है, परेशान करता है। ता जननी, उस कांटे की जननी, वो कांटा पैदा कहाँ होता है? धरती पे। भरतार, और उस धरती का पति कौन है? भरतार कौन है? इंद्र, क्योंकि इंद्र बरसता है तभी धरती पर ये सब कुछ पैदा होते हैं। ताके सुत, इंद्र का सुत अर्जुन के मीत, और अर्जुन का मित्र कौन है? कृष्ण को भजिए बारंबार, उसका बार बार भजन कीजिए। तो एक कृष्ण का भजन करवाने के चक्कर में कितने चक्कर कटवा दिए, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। ये एक सुंदरता भी है काव्य की, लेकिन ये क्लिष्टत्व दोष ही माना जाता है। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मीत को भजिए बारंबार। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ यदि आप सटीक बात को सही ढंग से एक आम पाठक तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसमें इतनी पांडित्यपूर्ण बात कहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आगे देखिए, तो जब बात को वहीं ठोक दिया, जो बन पड़ा वो अर्थ निकाला, तो ना तो उसमें कसाव ना वो ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अब वो बात मुझ पे हंसने लगी। ये भी एक व्यंग्य है कि वो बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझ पे हंसने लगी।
मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँच के देखते हुए बोली, क्या बोली, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं समझा। बहुत सुंदर बात कही है। भाषा ने व्यंग्योक्ति के माध्यम से मेरे दिल पे करारी चोट की। एक तरह से भगवान ने जब तुम्हें बोलने के लिए अल्फाज दिए, शब्द दिए हैं, क्या भाषा को सही ढंग से बरतना तुमने आज तक नहीं सीखा। यानी भाषा का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो, उसका क्या अर्थ हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं हमारा व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति के सामने अलग अलग दृष्टिगत होता है। यदि हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे से, तो हम बच्चे बन जाते हैं। हम उसी लहजे में, उसी अंदाज में या उसको समझ में आने वाली बातें करते हैं, या जिससे वो प्रश्न हो जाए वो बातें करते हैं। हम उम्र के किसी साथी से हम बात कर रहे होते हो तो हमारी कैटेगरी उस लेवल की होती है। हमारी भाषा का जो बर्ताव होता है वो उस लेवल का होता है, उस स्तर का होता है। हम अपने से बुजुर्ग या बड़े व्यक्ति से बात करते हो तो हमारे शब्द बड़े सम्मानित होते हैं, हमारे शब्दों में एक आदर होता है, सम्मान होता है। एक हम किसी विक्षिप्त व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तब हमारा लहजा कुछ दूसरा होता है। एक बहुत प्रकांड विद्वान से बात कर रहे होते हैं तो हम एक एक शब्द को तोल करके बोलने का प्रयास करते हैं। ये तरीका है भाषा को बरतने का। माता पिता के सामने, क्योंकि भगवान ने हमारे को जो हृदय दिया है, मन दिया है, आप इन दृष्टि से कल्पना करके देखें, अलग अलग नज़रिया अपने आप पैदा होता है। यही आँखें होती हैं, आँखों में कोई अंतर नहीं होता है। कहते हैं ना, ये गुण और दोष, ये अच्छाई और बुराई, ये कहीं बाहर नहीं है संसार में, अपनी आँखों में। इन्हीं आँखों से हम अपनी माँ को देखते हैं, कौन सा भाव जागता है। इन्हीं आँखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, कौन सा भाव जागृत होता है। इन्हीं आँखों से पत्नी या प्रेमिका को देखते हैं, कौन सा भाव जागृत होता है। इन्हीं आँखों से अपने भाई को देखते हैं, अपने पड़ोसी को देखते हैं, क्या अपने छोटे बच्चे को देखते हैं। आँखें तो वही होती है, नज़रिया अलग होता है, अंदाज अलग होता है। उन आँखों के द्वारा मन को दिया गया संदेश अलग होता है। बस यही सुंदरता है कि वो जो कविता लिखी है उस नज़रिए को पहचान करके आप पांडित्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप सटीक तरीके से एक आम नागरिक को, एक आम आदमी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उस भाषा में आप ये पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन से बचने का प्रयास करें। अन्यथा जिस बात और जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं उसमें आप पूरी तरह विफल हो जाएंगे। और कविता सृजन करना, जो कि काव्य की आत्मा होती है, उसका सृजन करने का मौलिक और मुख्य उद्देश्य है वक्ता द्वारा अपनी बात श्रोता तक ठीक और उचित ढंग से पहुंचा देना। जो कुछ कहना चाहता है उसका अर्थ, उसका भाव और उसका प्रभाव, ये सब कुछ श्रोता पे पड़े, तब आपका लेखन सार्थक है। आप केवल मैं तक उलझे रहें, जैसा हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि आप लेके चले मैं को, लेकिन आप ये जानें कि संसार के लोगों की अपेक्षाएं क्या है उसको समझें। तो कहने का मतलब ये है कि लोग किस प्रकार की बातें समझने में समर्थ हैं। अधिक पांडित्य, यानी इस पाठ का मैं पूरा सार आपको बता देता हूँ कि अधिक पांडित्यपूर्ण बात को रखने से आपकी बात की मूल आशय या मूल आत्मा समाप्त हो जाती है। संक्षेप में एक बार दोहरा देता हूँ कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी सीधी थी, लेकिन विद्वता के चक्कर में बहुत ज़बरदस्त शब्दों का प्रयोग किया, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, बात ज़रा कठिन हो गई, अब टेढ़ी फंस गई, यानी उसका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। उसे पाने की कोशिश में, अब बात की मूल आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश में उसको तोड़ा मरोड़ा, यानी शब्दों को इधर उधर रखा, कभी कोई दूसरा शब्द लगाया, कभी उसके स्थान पे कोई और कुछ और लिखा ताकि उसका अर्थ मिले, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, वही शब्दों का अंतर किया, शब्दांतरण किया, घुमाया फिराया कि जैसे तैसे जो कुछ लिखा है कवि ने उसका अर्थ मैं प्राप्त कर पाऊँ, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। जो कुछ लिखा है इस भाषा में उससे बाहर इसका अर्थ निकले, मैं जो कुछ जानने की अपेक्षा रखता हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए। इस जानकारी के लिए, इस अपेक्षा से कवि ने भाषा को खूब विषयांतर किया, खूब शब्दांतरण किया, परंतु दुर्भाग्य देखिए कि भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा का आ से निकलने के साथ बात और पेचीदा यानी कठिन होती, दूर होती चलेगी। अर्थ निकालना तो मुश्किल, बजाय इसके बात और ज़्यादा कठिन होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना होता तो ये कि यदि जो कुछ लिखा है तो मैं उसको धैर्य से समझूं, आराम से उसको आसानी से समझने का प्रयास करूं, समझने के बजाय
मैं उसको बेतरे कसता चला जा रहा था। उल्टा काम हो रहा था, सुलझाने के चक्कर में उलझने का काम हो रहा था। मैं उसको बेतरतीब तरीके से लगा हुआ था, उसको कसता चला जा रहा, क्योंकि मेरे समझने में तो मैं उसको सुलझा रहा था, लेकिन कई बार होता ना कि सुधार के चक्कर में बिगाड़ हो जाना, तो मैं सुलझाने के चक्कर में बात को उलझाता चला गया। अब क्या हुआ, क्योंकि एक चक्कर और था। आप कोई भी बुरा काम करके देख लो, उसमें जो बुरे लोग होते हैं वो हमेशा शाबाशी देंगे, धन्यवाद, बहुत अच्छा। किसी ने कहा मैंने सिगरेट पी, बोले यार एक, फिर कहा मैंने 2 पी, और वाह, फिर कोई एक साथ मैंने 4 पी, और तुम बड़े वाह यार, मान गए तुम्हें। किसी ने शराब पी, 1 बोतल पूरी पी गया, वाह साहब क्या। ये सब बकवास की बातें, ये सब फजूल की बातें। इन नकारात्मक सोचों को त्याग करके हमें सकारात्मक सोच करनी चाहिए। यदि उलझन भरा काम है जिससे हमें लगता है कि इसमें पार पाना संभव नहीं है, तो सहयोग करवाइए, पूछिए किसी से। किसी निराधार, किसी निकृष्ट व्यक्ति के सानिध्य को प्राप्त करके कुमार की तरफ प्रस्थान करना कहाँ का न्याय है, कहाँ उचित है, गलत है ये चीज़। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना जीवन का अभिप्राय और लक्ष्य होना चाहिए। तो कवि कहता है कि वो लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, कौन, जो मैं अनर्गल काम में लगा हूं कि मुझे पता है इसका अर्थ निकाल पाना मुश्किल है, फिर मैं उसमें लगा हूं और लोगों की शाबाशी मुझे मिल रही है। तो ये जोर ज़बरदस्ती से, जब मैं उसका आशय निकालने के लिए पूरी तरह पीछे पड़ा हूं, तो जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ये बात की चूड़ी मर गई, मूल आशय समाप्त हो गया। जो कुछ वक्ता ने लिखा था, जो कुछ सोच के लिखा था, वो सारा आशय उसका समाप्त हो गया, और मैं तो कुछ और ही अर्थ लगा बैठा, जो अर्थ उसकी आत्मा के रूप में समाया हुआ था। कवि ने आत्मा डाली थी अपनी उसमें, उस अर्थ में, लेकिन मैं उससे विषयांतर होने के कारण से पूरी तरह अलग हो गया। अब कवि कहते हैं कि हार कर मैंने उसको उसी जगह कील के समान ठोक दिया। अब कील के जैसे ठोक तो दिया आपने, एक तो स्क्रू से आप कसते हैं, स्क्रू ड्राइव से किसी पेच को, तो उसमें पकड़ होती है, उसमें जान होती है, लेकिन उस ज़्यादा घुमा दिया, चूड़ी मर गई, यानी मूल आशय समाप्त हो गया। फिर उसको हार कर कि यार अब तो ये काम देने वाला नहीं है, स्क्रू बिल्कुल लूज हो गया, ढीला अंदर से, तो हथौड़ा मार के उसको ठोक दिया। तो ठोकने को तो अपन को बाहर से तो वो मजबूत लग रहा है, लेकिन हम क्या जाने कि अंदर से उसका कसाव समाप्त हो गया है। चूड़ी मर जाने से उसकी जो पकड़ने की ताकत थी वो समाप्त हो गई है। अब क्या करोगे आप, थोड़ा सा उसको हिला करके निकालोगे तो बाहर आ जाएगी, तो क्या फ़ायदा उसमें। तो कवि कहता है कि मैंने भी वो भाषा के साथ ज़बरदस्ती की और ऐसा हुआ, तो उसमें अंदर से न तो कसाव न उसमें शक्ति, बात ऊपर से तो वो आपको कील को ऐसे हाथ से हिलाओ तो थोड़ा मजबूत लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा किसी औजार से हिलाओगे वो कील बाहर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है मेरी बात का मूल आशय समाप्त हो गया था। अब मैं अपना जो अर्थ लगा करके मन में प्रसन्न था कि मैंने अर्थ निकाल लिया, शायद मैं बहुत कोसों दूर था मूल आशय से, मूल अर्थ से। तो न तो उसमें कसाव था न ताकत, तो बात एक शरारती के बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। वो बात जैसे कोई शरारती बच्चा हमारी उल जुलूल हरकतों में हंसता है, वो बात मेरे ऊपर हंसने लगी। और अंत में उसने क्या कहा, उस बात ने व्यंग्योक्ति देखिए, बात ने हंसते हुए मेरे को एक व्यंग्य के माध्यम से कहा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। ये कौन सा तरीका है, जैसा चाहो अर्थ लगाना। ये बात दोनों के लिए, उस श्रोता के लिए नहीं, वक्ता के लिए ज़्यादा है कि तुमने इतने कठिन और दुरूह शब्द, क्लिष्ट शब्द, तत्सम शब्दावली से युक्त शब्द डाल करके भाषा को इतना कठिन बना करके बात की जो आत्मा थी उसको मार दिया। इस बात के द्वारा पता नहीं तुम कितनी बड़ी बात कहना चाहते थे, लेकिन भाषा में क्लिष्टत्व दोष डाल करके इस प्रकार का पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करके अपने मूल आशय से भटक गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने भाषा को सहूलियत से और आनंददायी तरीके से बरतना चाहिए, जिससे एक आम पाठक उसको सहज ढंग से ग्रहण कर पाए और समझ पाए। तो ये आज की कविता आपकी मैं आपको बता चुका हूँ, बात सीधी थी पर, इस कविता का। अब प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों कविताओं के अर्थ आपको करने हैं और इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर भी आपको हल करने हैं। तो कल फिर एक नए लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप पूरे मनोयोग से जो कुछ हम बता रहे हैं उनको सुनोगे और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके दिखाओगे। धन्यवाद।